तो डिम्पी ने एक शिकायत की शो की शुरुआत में कि इंडेक्स में आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ये इंडेक्स के साथ आपकी जाती है, जिस दिन इंडेक्स पे देखने को मिलता हुई थी, हमने तैयारी की हुई थी और नहीं मिला देखने हमने को, टी शर्ट तो बना रखी थी और हमने पटाखे रख रखे थे, आपको बता दें, डिस्क्लोजर दे दी, हमने सब कुछ कर रखा था। बिल्कुल। खैर चलिए, जिस दिन आपकी तैयारी कम होगी ना उसी दिन ये देखेगा, देख लेना आप। लेकिन फिलहाल बजाज कॉर्प के नंबर्स देख लेते हैं। जो मुनाफा है कंपनी का वो अनुमान के मुताबिक रहा है, 54 करोड़ के आसपास मुनाफे का अनुमान था। और एबिटा जो है कंपनी का वो एक्चुअली रहा है 57 करोड़ अगेंस्ट 71 करोड़। तो जो मुनाफा है दैट इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। एबिटा मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है और एबिटा का जो आंकड़ा है वो भी नीचे आया है, गिरा है। यहाँ पर जो रेवेन्यू है कंपनी का वो रहा है 209 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के लिए था 213 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं नतीजे थोड़ा सा प्रॉफिट के हिसाब से है ठीक, लेकिन वैसे अगर आप अलग अलग फ्रंट पे देख रहे हैं, जैसे कि मार्जिन्स का फ्रंट है या फिर इनका आय का फ्रंट है, वहाँ पे थोड़ा सा दबाव ज़रूर है। शेयर में करीब 1% की गिरावट है, तो मिक्स्ड है मोटा मोटी। अगर आप रिजल्ट को एक कंसोलिडेट होकर देखेंगे तो उसको कह सकते हैं कि मिक्स्ड नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं आपके सामने। 54 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था और मुनाफा उससे बेहतर ही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बजाज के जो नंबर्स आए उसके साथ ही शुरुआत हो रही है अंतिमबाजी की, और उम्मीद करते हैं कि कल जब टीसीएस के नंबर्स आएंगे तो उसका इम्पैक्ट जब पड़ेगा तो उससे पहले हम तैयारी कर लेंगे कल अंतिमबाजी में। आज टीसीएस का शेयर ही शुरुआत में देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस का शेयर भी दिखाइए जिसके बैक टू बैक दोनों के नंबर्स हैं, आज फ्लैट है। मीर आज ये दोनों ही शेयर सुस्त हैं, आज ना टीसीएस चल रहा है ना इन्फोसिस चल रहा है। ये नंबर से पहले चल चुके हैं, ये इस वजह से आज सुस्त है या फिर बाजार एक बार मौका देना चाहता है। देखिए हमको 4-5% मिल गया है, एक बार पहले आप नंबर दिखाइए, उसके बाद हम ट्रेड देखेंगे। देखिए ये जो आपने कहा ना, क्योंकि 4-5% का मूव ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके चलते है क्या कि अब मार्केट देखेगा जो अनुमान है, जो एस्टिमेट्स है, हाँ। उस इन लाइन अगर आता है तो कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिले। अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस का स्कोप अभी भी बनता है। लेकिन अगर कहीं गलती से नेगेटिव आ गया नंबर या फिर जो उम्मीद है उससे कमजोर आ गया ना, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज मार्केट उस लेवल पे है कि आपको जो भी हैवी वेट कमजोर करने का मौका मिलेगा वो पार्टिसिपेंट्स करना चाहेंगे उसको, कि उतना स्टीम निकले, उतना जो रिस्क है वो थोड़ा ऑफ हो जाए। तो ये हो सकता है। अच्छा मीर, एक और चीज़ है, अगर ये नतीजे उम्मीद से खराब रहते हैं तो ज़्यादा पिटेगा या उम्मीद से बेहतर आने पर ज़्यादा चलेगा? ज़्यादा पिटने की संभावना ज़्यादा है। पिटने की संभावना बिल्कुल ज़्यादा पिटने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये चले हैं थोड़ा बहुत। तो क्योंकि पेसिमिज्म तो था ही आईटी स्पेस में, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि थोड़ा बहुत चाल देखने को मिली है। खैर इस पर और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 9810 पर हमारे साथ सिमी भौमिक हैं, ब्रजेश सिंह हैं और हेमंत ठुकराल हैं। इनसे बात करते हैं। शुक्रिया आप सबका। गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हेमंत, डिम्पी के साथ एक प्रॉब्लम है, इनको हमेशा ही एक्शन चाहिए होता है मार्केट में। तो कभी 32,000, कभी 35,000, निफ्टी 10,000, मतलब ये छोटे मोटे मुंह में संतोष मानते ही नहीं है कभी, भले ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो और वो हेल्दी हो मार्केट के लिए। नहीं, क्या करें इनका? ये मेरी शिकायत नहीं, कई लोगों की शिकायत है। आप मेरा नाम मत रखिए कि मेरी सिर्फ शिकायत है, ये कई लोगों की शिकायत है कि मूवमेंट तो रहना चाहिए मार्केट में। देखिए मीर, इसका एक इलाज हो सकता है कि आप इनको हर 25 पॉइंट बढ़ने पे पार्टी दे दीजिए तो शायद ये कंसोलिडेशन से भी खुश हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केट के लिए हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि बाजार ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है 97 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से, मैं प्रोग्राम की शुरुआत में भी कह रहा था कि पुट राइटर्स की पोजीशन एग्रेसिवली जुड़ रही है 97, 96 पे, ये एक अच्छा साइन है। और अब कॉल राइटर्स भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं 99 में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी को देखना पड़ सकता है इन लेवल्स पे। मेरे हिसाब से डिप पे वेट करिए, ग्लोबल मार्केट्स की वजह, कोई भी वजह से डिप आए आप जरूर लीजिए। मेरा अब स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस का 9680 है और मुझे लगता है कि ये मार्केट इस सीरीज में या उससे भी काफी पहले एक बार 9900 जरूर टेस्ट कर सकता है। तो पोजिशनली वी आर बुलिश, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा निफ्टी को। खैर गौरांग, आपका व्यू भी चाहिए। हेमंत हमको टेक्निकली और डेरिवेटिव्स देख के बता रहे हैं और उनका ये मानना है कि एक बार 9900 आ जाएगा निफ्टी। अभी हम कार्यक्रम में डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन मैंने इस अर्निंग सीजन के साथ बाजार को जोड़ना चाहता हूँ। इस अर्निंग सीजन से बाजार को फायदा मिलने वाला है, फिर नुकसान मिलने वाला है, या फिर ये फ्लैट ही रहने वाला है? कुछ नहीं होगा, अर्निंग सीजन निकल जाएगा। देखिए इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी, डिम्पी, मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन का दौर रहेगा, जो भी हेमंत भी जिक्र कर रहे थे। पहली बात। दूसरी बात,
जो सोमवार से शुरू हुआ है ऊपर की तरफ के दायरा, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ बुनियादी तौर पर कि महज शॉर्ट कवरिंग के ऊपर ज़्यादा देर तक बाजार ऊपर नहीं टिक सकता। तिमाही नतीजों का सिलसिला और आगाज़ शुरू हुआ है। कल से इंडसइंड बैंक के नतीजे आए, उम्मीद से बेहतर थे। कल टीसीएस, उसके पश्चात इन्फोसिस, और कल टीसीएस जो मेरे पास जानकारी है वो बाजार के बंद आए, बाजार बंद होने के बाद आएगा। और शुक्रवार को इन्फोसिस बाजार खुलने के पहले आएगा। तो फ्राइडे आखिरी दिन हफ्ते का, दोनों दिग्गज आईटी सेक्टर के नतीजे किस तरीके से आएंगे झेलना, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उठापटक, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन हमेशा बेहतर होता है बाजार के लिए, ताकि ऊपर की तरफ के पड़ाव को हम झेल सकें। ठीक है, ब्रजेश भी मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, ऑलरेडी हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी व्यू मिल चुका है हमको अर्निंग्स के साथ। आज कुछ शेयर जो चल रहे हैं ना, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूँ। एक तो सिंटेक्स, आप देखिए ये शेयर 9% आज ऊपर आया है। एक तो छोटा है, 28 रुपये की कैटेगरी का शेयर 9% ऊपर चले तो ट्रेडर्स का आकर्षण एकदम से बढ़ जाता है इस शेयर पे। आप कुछ रीड कर रहे हैं क्या, नए टारगेट, नए स्टॉप लॉस? अगर हम ओवरऑल, अगर हम सिंटेक्स की भी अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से जो मूवमेंट इस समय जो चल रहा है उसका चार्ट के अनुसार ये लग रहा है कि इट्स बीन हेडिंग फॉर द लेवल ऑफ 32 फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो जो इमीडिएट बेसिस का सपोर्ट है वो 26, 26.5 के आसपास में आता है। और जैसे मैंने बताया कि 32 रुपये का भाव चार्ट के अनुसार लगता है, जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगी। अगर 32 के ऊपर सस्टेन करता है तो 3 से 4 महीने में आपको ये 40 रुपये तक भी ट्रेड होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। सिमी भौमिक भी हैं हमारे साथ। निफ्टी वही 26 पॉइंट ऊपर 9812 पर। सिमी, शुक्रिया है इस बातचीत में शामिल हो गए। डिम्पी की समस्या तो सुनी ली होगी आपने, अब आप ही बताइए इसका समाधान, मोमेंटम कहाँ ढूंढे? देखिए, फिलहाल तो निफ्टी में मोमेंटम नहीं है, निफ्टी एकदम फ्लैटिश है। पर मैं भी ये मानती हूँ कि जितना कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा उतना ही आगे जाके अच्छा होगा ट्रेडर्स के लिए, जो हमेशा ऊपर के लेवल्स ही देखते हैं। मैं भी उनमें से ही एक ही हूँ। मैं भी हमेशा ऊपर का ही देख रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने आज ही जो मैंने स्ट्रैटेजी दिया है वो आज पूरा दिन के लिए है। मतलब नेक्स्ट 1 घंटा के लिए मैंने सोचा था कि शायद निफ्टी का इंट्राडे में जो भी करेक्शन करने का था वो आ गया है। अब निफ्टी ऊपर की तरफ एक रैली देख सकता है। तो 9825 से 9850 का मैंने टारगेट दिया है, क्योंकि यही निफ्टी का एक पड़ाव है जो निफ्टी को अभी पार करना है। अगर पार करके सस्टेन करता है तो 9900 तक जाएगा। पर उस रेंज में आके 9825 से 50 के बीच में आके निफ्टी में वापस सेलिंग प्रेशर आएगी ज़रूर, क्योंकि ये रेंज क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल होगा। पहले भी हम लोग देखे थे कि निफ्टी 9550 से 9650 के बीच में कितना कंसोलिडेट किया था, पर कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी का ब्रेकआउट ऊपर के तरफ ही आया था। इस बार भी ब्रेकआउट जो होगा वो ऊपर के लेवल पे ही होगा, पर हो सकता है 1 आध दिन वेट करे। पर निफ्टी को यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर तो मैं देख रही हूँ। अभी भी निफ्टी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उससे थोड़ा सा मोमेंटम शो कर रहा है। हो सकता है मेरा पहला टारगेट भी आ जाएगा 9825 का। अब देखते हैं। ओवरऑल निफ्टी के डिम्पी के लिए शायद निफ्टी जब 10,000 होगा तब शायद डिम्पी चुप बैठेगा, नहीं तो डिम्पी ऊपर का लेवल्स एक्सपेक्ट करता ही रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इनफैक्ट डिम्पी ऐसे ही बोलते रहो, मार्केट ऐसे ही चलता भी रहे। लेकिन एक बार फिर से बजाज कॉर्प के नंबर्स देखते हैं। गौरांग, नंबर्स आपने देखे होंगे ना। ऑब्वियसली बजाज कॉर्प इज नॉट अ बेंचमार्क और उतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो भी नहीं है कि उससे हम कोई क्यों लें, बट लार्जली नंबर्स आर इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन। जो थोड़ा बहुत फॉल एक्सपेक्टेड था इनकी टॉप लाइन में या फिर एबिटा में वो भी देखने को मिला है। बट द लार्जर कंसर्न इज एक्चुअली जो इम्पैक्ट जीएसटी के पहले तैयारियां शुरू कर दी थी एफएमसीजी कंपनीज ने, यू नो, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री या फिर ऑफलोडिंग जो किया था उन सब का, एंड द वे अ स्टॉक लाइक HUL और एन ITC हैज परफॉर्म्ड। आप एफएमसीजी पर स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं पोस्ट नंबर्स? यू नो, अगर एक्सपेक्टेड फॉल देखने को मिलता है इनके वॉल्यूम्स में, कैन वी एक्सपेक्ट सम ड्रॉप ऑन स्टॉक्स लाइक HUL? अलमीर, क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि अगर वो निचले तरफ के दायरे देखते भी हैं तो कितने होंगे, क्योंकि यू नो ये आंकड़े सामने नहीं आए कि जीएसटी के पहले जो इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, जीएसटी के दौरान जब आखिर के कुछ घंटे चल रहे थे या दिन चल रहे थे तो कितनी इन्वेंट्री को पीछे खींच लिया गया,
और उसके पश्चात ऑफकोर्स जिस तरीके से जीएसटी का अमल हुआ है, जीएसटी ज़मीनी स्तर पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत गहरी कठिनाई किसी को हुई है। और पूरे एफएमसीजी क्षेत्र पर जीएसटी को ध्यान में रखते हुए, अच्छे बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए, मांग जो मध्यम ग्रामीण इलाकों से आती है भारत देश के, वहाँ से लागत खर्च सीमित रहने पर, मार्जिन्स एक्सपेंशन होने पर हमें पॉजिटिव व्यू लेकर कर चल रहे हैं। बजाज कॉर्प जो आपने पूछा था, तो हमारे हिसाब से तो आंकड़े अच्छे हैं, हमारी कवरेज है, खरीदारी की राय है। और इसके अलावा HUL, ITC, डाबर, मैरिको, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और गोदरेज इंडस्ट्रीज़, ये कुछ नाम है जहाँ पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। ठीक है, ये कुछ एक और नाम भी आपको दिए हैं। खुरान कह रहे हैं कि FMCG में आपको ठीक है, आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगी, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट को एक बड़ा बेनिफिट तो खैर मिल रहा है। मॉनसून, GST से गुरांग भी कई रीजंस गिनवा रहे हैं। मैं आपको ना 2 पॉकेट और दिखवाना चाहता हूँ। एक तो आप राइस शेयर आज देखिए, आज सुबह भी हम 12 बजे भी कार्यक्रम में डिस्कस कर रहे थे कि FMCG की सभी पॉकेट्स में से कुछ एक चुनिंदा शेयर्स चल रहे हैं। ये खबर बीच में आई थी, हालांकि खबर कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपना इम्पैक्ट दिखा रही है। वो है कि वाराणसी में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रही है सरकार चावल के ऊपर रिसर्च करने के लिए, और उसके बाद से हमने देखा है कोहिनूर, LT फूड जैसे शेयर्स एकदम से सडन स्पाइक के साथ ऊपर आए हैं। ये इनकी कोर बिजनेस के लिए एक अच्छी चीज है कि इनको R&D फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन क्या सेल्स, वॉल्यूम, मार्जिन्स, ये सब चीजें अलग हैं जो कि नंबर्स में हमको दिखती हैं। आप यही चीज गुरांग एक बार 1 मिनट के लिए आपको वापस लेके आ रहा हूं मैं। ये जो कमोडिटी बेस्ड कंपनीज है, इसमें कहां पे आप ज्यादा स्ट्रेंथ देखते हैं? ये चावल कंपनीज पे भी आप राय देख सकते हैं। पहले तो ये खबर है और इस पर किस तरीके से वास्तविकता में अमल पर लाया जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, तो इस पर मेरे लिए टिप्पणी करना मुश्किल होगा। लेकिन आई थिंक रिलेटेड कंपनी में या फिर एग्री सेक्टर से जुड़ी हुई अगर मैं इस तरीके से मेरी बात रखना चाहूँ तो मेरे ख्याल से उचित होगा। जो कॉम्प्लीमेंट करती है, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, ये सब कंपनियाँ पर हमारी नज़र ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करती है पूरे कृषि क्षेत्र को। और उसी लिहाज से दीपक फर्टिलाइज़र, RCF, टाटा केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, यूनाइटेड फॉस्फोरस, UPL, ये सभी पर हमारी कवरेज है। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक कवरेज थी एग्रो डच फूड्स और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर हमारी कवरेज थी, बट वहाँ पर भी हमारे लक्ष्य मुकम्मल हो चुके हैं, तो उसके बाद रिव्यू नहीं निकाला है। बिल्कुल। एक बार राइस की तो खैर हमने बात की, एक बार लेकर स्टॉक्स को देखते हैं। कल जो खबर आई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद हमने देखा आज मोमेंटम ठीक ठाक था यहाँ पर, और अभी भी आप देखिए इनफैक्ट USL इवन एट दिस पॉइंट ठीक ही मोमेंटम दिखा रहा है, करीब 1.5% ऊपर है। बाकी स्टॉक्स में भी आउट परफॉर्मेंस, खासकर कुछ एक छोटे स्टॉक्स में तो अच्छा देखने को मिला था आज बाजार खुलने के बाद से ही, चाहे वो तिलक नगर हो, पायोनियर हो, इन सब पर हमने अच्छा मूव देखा था। अब यहाँ पर हेमंत, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स पर है, हमने ऑलरेडी ऑन अ स्टॉक लाइक पायोनियर डिस्टिलरी या फिर USL की अगर हम बात करें, उसमें हमने आउट परफॉर्मेंस देखा भी है। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, मैं डेटा पॉइंट्स अगर चेक करूं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वो 2750 पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन इसी के जो ग्रुप कंपनी है यूनाइटेड ब्यूरीज, इसमें बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एड हो रहा है मीर। तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड ब्यूरीज को एक बार देखा जा सकता है, UBL को। मुझे ऐसे लग रहा है कि इट हैज अ टारगेट ऑफ 840, और स्टॉप लॉस भी आपको छोटा ही रखने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक ने आज ही 800 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू की है, तो 798 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बैठ रहा है, तो आई वुड प्रेफर यूनाइटेड ब्यूरीज। और अगर आप मैकडॉवेल्स होल्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2730 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ज़्यादा बेहतर दिख रहा है आपको। यूनाइटेड स्पिरिट्स 2720 2750 की रेंज है प्रॉफिट बुक करने की, ध्यान से रखिएगा इस बात का। और दूसरा UBL की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। आपको लेकर पे रहना रहिए, एक से निकल के दूसरे पे आ सकते हैं, उसमें UBL की तरफ आप आ जाइए। यूनाइटेड स्पिरिट से 2700 के आसपास का एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। आज अदानी ग्रुप का अदानी एंटरप्राइज भी अच्छा चल रहा है, करीब 6% ऊपर है। सीमे जरा इसका चार्ट आप देखिए, आपको ठीक लग रहा है क्या? डिब्बी
कई दिनों से अदानी इंटरप्राइज में मोमेंटम है। इनफैक्ट जब ये 110 के आसपास का लो बना था उसके बाद से ये मोमेंटम में है और मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये और जा सकते हैं ऊपर। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 140 के ऊपर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और 140 के ऊपर अगर ये स्टॉक मेंटेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो 145-46 का आ रहा है। तो बहुत ही जल्दी हो सकता है ये स्टॉक उस रेंज पे जाएगा और ओवरऑल मैं इसमें मुझे बहुत ज़्यादा करेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही हेल्दी फॉर्मेशन है तो लॉन्ग पोजीशंस जो भी है जितना भी है मेंटेन करने का ही मैं सजेशन दूंगी। बिल्कुल। इस बीच कुछ एक आउट परफॉर्मर्स को देखते हैं। आज के परसेंटेज गेनर्स की लिस्ट में 2 स्टॉक शामिल हैं जो कि काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चले हैं। एक तो है CDSL अब भी देखिए 400 के पार होल्ड कर रहा है और दूसरा है हुडको, ये तो उससे भी तेज चल रहा है। इनफैक्ट जब हमने सुबह जब देखा था तब ये बढ़त दिखा रहा था, ऐसा नहीं दिखा रहा था, बट अब वहाँ से ये अपनी बढ़त ऑलमोस्ट दुगनी कर चुका है, 17% ऊपर है, 92 के आसपास हुडको। अब गौरांग, इसमें देखिए कुछ एक स्टॉक्स जो हैं उसमें हमने हायर लेवल्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा है। जैसे BSE पर हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग हो गया, आज ये निकला भी था 1100 के पार होल्ड कर रहा था, लेकिन अब ये नेगेटिव है। बट देन CDSL और हुडको ये जिस तरह से चल रहे हैं, क्या करें यहाँ पर? देखिए CDSL पर और एक नाम आप भूल गए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों ही CDSL और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर हमने IPO नोट के द्वारा लोगों को लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने की कवायद की थी। बेहतरीन तरीके से रिटर्न खड़ा किया, ऑलमोस्ट 2 गुने हो चुके हैं ये। अब इस स्तर पर नई खरीदारी की तो बेशक राय नहीं है हमारी करने के लिए नई खरीदारी। अगर आपने मुनाफा देख करके थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना है, बाकी में निवेशित रहना है तो अब वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हुडको पर हमारी कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ है, लिस्टिंग के बाद काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस कुछ समय तक हमने देखा था इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या ठीक है, थोड़ी सावधानी तो खैर बरतनी भी चाहिए। जब इस तरह का मूव में आपको मिले 50% आपको 3 दिन में आ जाए, 4 दिन में मिल जाए, तो सावधानी तो खैर स्वाभाविक है। लेकिन मेरी एक चीज़ आप और नोटिस कर रहे होंगे, मार्केट के अंदर ना वो चुनिंदा पॉकेट्स ही हैं जो चल रही हैं। जैसे कि IPO वाला आपने एक सेगमेंट देखा, मैं टायर स्टॉक्स पे आपको बता दूं, पिछले आप 2 महीने से सिर्फ टायर स्टॉक्स के चार्ट देखिए, आपको पता लग जाएगा ये शेयर्स कैसे चले हैं। अभी भी JK, C8, MRF सभी अभी ऊपर चल रहे हैं और इनमें एकदम से फिर से सडन स्पाइक आने लगा है। एक सेगमेंट आपको और दिखाता हूं, वो है फाइनेंस का। भारत फाइनेंशियल इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर है। उज्जीवन और इक्विटास भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये भी ऑलमोस्ट डे हाई पे आने की तैयारी करते हुए। उज्जीवन और इक्विटास तो खैर अच्छा मूव दिखा रहा है, चला भी है और दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास है। तो ये एक चीज़ है जो मार्केट के अंदर रोटेट हो रही है। फाइनेंशियल है, C8 टायर जैसे ये कुछ जो छोटी कंपनीज फाइनेंस कंपनी हाँ। है ना, AU स्मॉल फाइनेंस तो चल ही रहा है जैसे गौरांग ने बताया, लेकिन आप देखिए इन सभी में बहुत अच्छा मूव है। आपने बात की इक्विटास की या फिर सार्टिन क्रेडिट केयर को आप देखिए, इन सभी में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन। भारत फाइनेंशियल सर्विसेज पर हेमंत, क्या टारगेट बैठ रहा है आपका? देखिए, पहली बात ये कि भारत फाइनेंस जो है अब वो एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 720 के आसपास, तो वो एक अच्छा साइन है। हालांकि अब इसकी पुट्स में गैप बहुत हो गया है, 700 की पुट है और 750 की है, तो राइटिंग 700 की पुट में है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना। बट टेक्निकली 720 पे एक अच्छा बेस बना रहा है। 800 पे पहला टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। 800 के आसपास कॉल राइटर्स का काफी जमाव है तो वो क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मीर, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आज इस सेक्टर में एक नया स्टॉक चूज करना चाहूंगा, वो है मुथूट फाइनेंस। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट लास्ट 10 मिनट में ऐड हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक स्पाइक आ सकता है टुवर्ड्स 476, तो इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। और ये स्टॉक यूजुअली इतना ट्रेडिंग में आता भी नहीं है, तो मेरे ख्याल एक स्पाइक अच्छा दे सकता है। इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए 462 का। ठीक है, एक बार 462 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, जिस पे अभी भी चल ही रहा है, और इसके आसपास का भी रख सकते हैं। फ्यूचर में थोड़ा प्रीमियम भी है और आपको ये करीब 70 के ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। तो मुथूट फाइनेंस के अंदर जो सडन स्पाइक विद द वॉल्यूम है, हेमंत ने इसको नोटिस किया और आगे इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इस बीच जब फाइनेंस की बात हुई तो RBI और उसके NPS की बात भी कर लेते हैं। सरकार और RBI के कदमों से
एनपीए की समस्या सुलझ जाएगी। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में मैक्स फाइनेंशियल की चेयरपर्सन नैना किदवई ने कहा कि एनपीए की समस्या अगले 2 से 3 साल में खत्म होगी। नैना किदवई के मुताबिक ये समस्या पे सरकार को और गंभीरता से काम करना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसे एनपीए के स्ट्रेस को कितना हद तक कम किया जा सकता है, और क्या आप मानते हैं कि इकोसिस्टम अभी वेल इन प्लेस है जिसे जो एनपीए इशू है उसे टैकल किया जा सकेगा? आप देखें तो जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, जो बैंक्रप्सी कोड की एक है, दूसरी है कि जहाँ तक आरबीआई बैंक्स को सहायता दे रही है कि वो जहाँ तक ये 10 कंपनी हैं जिनके ये डेट्स इतने बढ़ गए हैं कि उनकी जो रेजोल्यूशन है बैंक्स एक साथ कर पाए। ये सालों हो गए हैं कि ऐसे जो जॉइंट एक्शन हो रही है नहीं हुई है, तो जो ये अब एफर्ट हो रही है ये एनपीओस को रिजॉल्व करने और बैंक्स के प्रॉब्लम्स को सहायता दें, हाथ दें। क्या आप मानते हैं इकोसिस्टम जो कि पिछले साल ही क्लियर हो चुका था, आईबीसी जो न्यू बैंक्रप्सी कोड है उसे, उसके बाद 13 जून तक जो इस बार आरबीआई की डायरेक्टिव आई तब तक किसी ने एनसीएलटी अप्रोच नहीं किया था, नन ऑफ द बैंक्स अप्रोच्ड एनसीएलटी। अब ट्राइब्यूनल्स की स्टाफिंग तक भी मुश्किल हो रही थी ना, अब ट्राइब्यूनल्स एक्ट भी कर रहे हैं, तो ये आप देखिए तो कोई भी नए स्टेप्स जो आते हैं पहले साल में मुश्किल होता है, स्टाफिंग होता है, सब समझ रहे हैं कि क्या करें कैसे करें, पर जब शुरू हो जाती है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगी। तो कितना टाइमलाइन आप ये तो देखना पड़ेगा, हर लोन के तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो 2 तो 3 साल तो ज़रूर लग जाएंगे रेजोल्यूशन में, पर डायरेक्शन तो राइट है। इनफैक्ट इसमें गुजरात हाईकोर्ट में जो हियरिंग चल रही है एसआर स्टील की, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स अ केस स्टडी, यू नो, कि बाकी भी जो कंपनीज हैं वो अलग अलग कोर्ट में गई हुई हैं, तो शायद वो निपटारा जल्दी होगा नहीं जितना पहले लग रहा था। एंड उसके चलते अपार्ट फ्रॉम हाई डेट कंपनीज, पूरा जो मिड कैप बैंकिंग यूनिवर्स है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स का, वो एक मेजर क्लाउड के अंडर आता है। अभी ठीक है, मार्केट में मोमेंटम है, चल रहा है, अभी तक खतरे की घंटी बजी नहीं है क्योंकि वैसा कोई नंबर आया नहीं है, पर एक नंबर ऐसा अगर आ गया ना तो ये पूरा स्पेस जो है वो जेन्युइनली वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाएगा। ब्रिजेश, मिड कैप बैंकिंग में आप इस समय कुछ करना चाहेंगे क्या ट्रेड? देखिए, जो न्यूज़ के अनुसार है वो तो एक अलग बात है मीर जी, बट ओवरऑल चार्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 2 बैंक अच्छे लग रहे हैं। वन इज कैनरा बैंक, समवेयर अराउंड 359 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म व्यू में ट्रेड करना है तो 345 347 के आसपास का बेस है, उसी का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 375 380 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और थोड़ा सा व्यू अगर ब्रॉड लेके चलते हैं 1 से 1.5 महीने का, तो लगभग 390 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। दूसरा एक यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है चार्ट पे, समवेयर अराउंड 154 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आवरली एज वेल एज द डेली चार्ट्स जो मूवमेंट दिखा रहे हैं विद एन ऑक्सीलेटर वो पॉजिटिव ही दिखा है, तो 148 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर आप बाई कर सकते हैं। थोड़ा अगर डीप आता है समवेयर अराउंड 152 फॉर द टारगेट ऑफ 162 164। ठीक है, कैनरा बैंक पे कॉल हमको मिली है, 370 का टारगेट। आप सरकारी बैंकों में कुछ ढूंढ रहे हैं ना, तो एक बार कैनरा बैंक पे ध्यान रखिए। हेमंत जी भी हमको परसों यही शेयर बताया था कि कैनरा बैंक थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा दे रहा है, क्योंकि जब टेक्निकल ग्लिच आया था तब ज़्यादातर शेयर्स में शॉर्ट कवरिंग थी, इसके अंदर उस दिन भी बाइंग हुई थी। तो कैनरा बैंक एक अच्छा कैंडिडेट है, रिकवरी बहुत फास्ट करता है, इसलिए आप ब्रिजेश भी इसको चुन रहे हैं। लेकिन अभी तक हम बढ़ने वाले शेयर या टूटने वाले शेयर्स थे, अब मैं कुछ रुके हुए शेयर्स आपको बताता हूँ, उसके अंदर क्या करना है। एक बार सिमी से वो पूछते हैं। सिमी, एक शेयर है पीसी ज्वेलर्स का, ये शेयर रुका हुआ है, पिछले 10 दिन से एक ही रेंज में आके फंस गया है, वह है 250 की। और एक शेयर जिसके भी नंबर्स आने हैं वो है ग्लेनमार्क, ये शेयर भी आके रुक गया है, ये फंस गया अपनी रेंज के अंदर। इन दोनों रुके हुए शेयर्स के अंदर क्या करना है? देखिए, मेरे ख्याल से ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे। एक तो अगर पीसी ज्वेलर्स के बारे में अगर कहेंगे तो मैं ये कहूँगी कि पीसी ज्वेलर्स एक छोटा सा रेंज में सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। 247 245 ये इसका सपोर्ट एरिया है, और जब तक ये स्टॉक इस रेंज को होल्ड करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन मेंटेन किया जा सकता है। ब्रेकआउट 260 265 का रेंज के ऊपर आएगी, और मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के लिए इंतज़ार करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अप है
और सपोर्ट के नज़दीक है, तो करंट लेवल से डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से पीसी ज्वेलर्स को तो होल्ड कर ही सकते हैं। ग्लेनमार्क में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है निचले स्तर से। अभी ये स्टॉक 650-660 का रेंज पार करके आगे निकल गया और अभी करंट लेवल पर 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रही हूँ कि कंसोलिडेट कर रहा है। 690 का एक नेक्स्ट हार्डल है जो क्रॉस करना पड़ेगा और 690 के ऊपर जाके जब ये डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन करेगा 2-3 ट्रेडिंग सेशन, तब इसमें एक नया मोमेंटम आ सकता है जिसका नेक्स्ट टारगेट 730 से 750 का हो सकता है। तो फिलहाल मैं दोनों में ही होल्ड पोजीशन दे रही हूँ क्योंकि इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए नया बाई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, पर जिनके पास है उनको होल्ड करके रखने का ही सलाह दिया जा सकता है। दोनों का ही ट्रेंड ठीक ठाक है। इस बीच एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं। ये 1500 के पार होल्ड कर रहा है और इनफैक्ट आज शुरू जिस तरह से हुआ था, एक समय लग रहा था कि ये शायद 1500 क्रॉस करने के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखेगा, फिसल जाएगा, लेकिन 1500 के ऊपर टिका रहा है। 1525 का हालांकि आज इसने हाई हिट किया है, लेकिन हेमंत कंसिडरिंग जिन लेवल्स के आसपास मार्केट है, अब एटलीस्ट रिलायंस पिछले 3 महीने में जिस तरह से इसने एक कंसोलिडेशन देखा और उसके बाद फिर से अपमूव शुरू हुआ है, क्या इसी वेव में हम ये माने कि ये कोशिश करेगा 1580, 1600 इन लेवल्स को चेस करने की? बिकॉज वैसे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 11% चल चुका है पिछले 3 महीनों में। देखिए मीर, एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है रिलायंस में आज कि 1500 की कॉल में अनवाइंडिंग शुरू हुई है, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि 17 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था कल तक। आज 2.5 लाख शेयर अनवाइंड हुआ है और स्टॉक उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। इसका एवरेज सेलिंग प्राइस इस कॉल का जो है वो तकरीबन 22 रुपए के आसपास का है। अगर आप सीरीज से स्टार्टिंग का देखें, मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 1522 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। तो 1580 इज वेरी मच पॉसिबल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1490 के नीचे दोबारा नहीं जाए और 1522 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करे आप इसको एग्रेसिवली लीजिए। मुझे लगता है ये पूरे 15 लाख शेयर अनवाइंड हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इट कैन लीड टू अ वेरी बिग रैली। ठीक है, पर रिलायंस पर आपको रिकमेंडेशन मिली है। देखिए छोटा ब्रैकेट है, लेकिन इसके बाद जो भी होगा मूव बड़ा होगा। 1500 तक पहला पड़ाव था जो ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से मिला था, जब इसने 8 साल बाद का ब्रेकआउट दिया था। अब ये वहीं पे आके खड़ा हुआ है, इसलिए मिहिर की तरफ से ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। अब क्या करें? अब करना ये है 1522 के ऊपर तेज हो जाएगा, 1440 के 90 के नीचे नहीं जाना चाहिए। कुछ एक और शेयर, आज शोभा की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, शोभा लिमिटेड की 4% ये शेयर ऊपर है। ब्रजेश, जरा इस शेयर को भी आप देखिए, रियल एस्टेट का ये काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया है, आज भी दे रहा है, अभी खड़ा हुआ है अपने प्रॉफिट्स के साथ। ये कैसे करना है इसमें ट्रेड? BTST है क्या? देखिए, अगर आपको याद हो तो शोभा के बारे में आई थिंक 3-4 महीने पहले इसमें एक वुल्फ पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, जब ये स्टॉक शायद समवेयर अराउंड 350 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। तब भी मैंने कहा था कि इसका जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड 440 के आसपास का, वो हालांकि टारगेट अचीव हो गया। अभी इस समय अगर हम बात को अगर मद्देनजर रखें तो 406 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 390-395 का सपोर्ट लेके एक बार बाई बनता है 425 के लिए दोबारा। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार देखते हैं TCS को। TCS के नंबर्स हैं कल, हालांकि मार्केट बंद होने के बाद आएंगे TCS के नंबर्स, बट ऑब्वियसली बीइंग अ बेंचमार्क एंड अ बेलवेदर स्टॉक नज़र रखनी पड़ेगी इनके नंबर्स पर। और इनफैक्ट खबर भी थी, NSE ने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है क्योंकि NSE का बैकबोन यही मैनेज करते हैं। तो जो डिजास्टर NSE ने देखा था अभी परसों के ट्रेड में कि सिस्टम जल्दी इनका फिर से ऑनलाइन क्यों नहीं हो पाया, इस पर जवाब मांगा गया है। TCS से अंचल हैं हमारे साथ ये बताने के लिए कि TCS से उम्मीद क्या की जाए। बताइए अंचल, वैसे तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की चर्चा हुई है पूरे IT स्पेस में, यू नो, थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, कि अब सभी कंफ्यूज्ड है, अब खुश हो दुखी हो। स्टॉक चलते भी है ना IT के तो लोग चिंता में आ जाते हैं कि अब करे क्या। बिल्कुल अमीर, आपने सही कहा, जब स्टॉक चलने लगता है उम्मीद बढ़ने लगती है, लेकिन अगले ही दिन प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। TCS के केस में नतीजों से एक चीज ध्यान में रखिएगा,
अच्छा क्वार्टर नहीं होगा। प्रेशर देखने को मिलेगा, सभी फ्रंट्स पे प्रेशर देखने को मिलेगा। आप शुरुआत से शुरू करें, देखिए कंपनी का रेवेन्यू की अगर बात करें 0.3% गिरावट का अनुमान है, और हम तब बात कर रहे हैं जब रुपया अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले उतनी अप्रिसिएशन रुपये में नहीं रही है। उसके बावजूद इस बार ही कंपनी का जो रेवेन्यू है 0.3% गिरता हुआ दिखेगा। डॉलर आए डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है, क्रॉस करेंसी के करीब 80 बेसिस पॉइंट्स 0.8% का सपोर्ट क्रॉस करेंसी का मिलेगा, और इसी वजह से डॉलर आए 3-3.25% बढ़ती हुई दिखेगी। करीब 460 करोड़ डॉलर के आसपास का डॉलर रेवेन्यू रह सकता है। लेकिन जो इसके ऑपरेटिंग नंबर्स हैं, एबिट मार्जिन्स पे एक तरफ इंपैक्ट आएगा, रुपये एप्रिसिएशन का सीधे तौर पे करीब आधे % तक का डेंट लगेगा, तो वहीं दूसरी ओर वेज हाइक का कॉस्ट पूरी तरह से कंपनी Q1 में एब्जॉर्ब करेगी, तो उसका इंपैक्ट भी ऑलमोस्ट 1 से 1.25% तक लग सकता है। यही कारण है जो एबिट है वो करीब 6%, तो एबिट मार्जिन्स ऑलमोस्ट 1.5% साफ होना नतीजे रहे, तो क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक टाइम और प्राइस करेक्शन के दौर से गुजर चुका है, बड़ा रिएक्शन आने की उम्मीद नहीं है, और थोड़े बहुत बेहतर आए तो शायद एक छोटी मोटी रिकवरी आप देख सकते हैं। लंबी अवधि के नज़रिए से TCS इन्फोसिस दोनों पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। बिल्कुल, ये आपकी वाली बात बोल रही है इन्होंने, जब नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो गिरावट ज़्यादा दिखेगी, नंबर्स अगर ठीक कहीं भी रह गए थोड़े बहुत भी तो रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आएगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच एक अहम खबर है, एयर इंडिया की तरफ से खबर आई है कि फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं जम्मू में अमरनाथ अटैक के बाद, और जिस तरह से अब कुछ यात्री हो सकता है अपने प्लान्स भी बदल रहे हो, तो इस वजह से एयर इंडिया ने वहाँ पर जो सारे ही जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, चाहे वो टिकट के कैंसिलेशन के हो, अपने जर्नी की डेट चेंज कर दी, किसी वजह से नो शो हुआ, आप फ्लाइट में नहीं पहुँच पाए, इंश्योरेंस के चार्जेस, ये सारे चार्जेस जो हैं इसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के कनेक्शंस के लिए एयर इंडिया ने इसे वेव ऑफ कर दिया है। तो ये फैसला अमरनाथ यात्रा के बाद लिया गया है, लेकिन यात्रियों के लिए काम की खबर और ये इनफैक्ट एक तरीके से अहम खबर है फ़िलहाल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए। एविएशन स्पेस में वैसे भी इनफैक्ट एक्शन काफ़ी है। और चलिए, और एक खबर इस बीच पहुंची है कि आज फाइनेंस कमेटी की बैठक थी जिसमें RBI गवर्नर उर्जित पटेल पहुंचे हैं अभी आज, उनको शामिल होना था इस बैठक में, तो वो पहुंचे हैं अभी फाइनेंस कमेटी की बैठक है, स्टैंडिंग कमेटी की, इसमें उर्जित पटेल पहुंचे। जाहिर सी बात है इसमें कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, इंक्लूडिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पिछली बार बयान आया था कि वो वित्त मंत्री से नहीं मिले थे, एंड ऑब्वियसली द ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, इन सब पर बातचीत होगी इसमें। तो खैर, इन दोनों खबर पर अब हम और विस्तार से आपको देते रहेंगे न्यूज़, लेकिन कुछ और मोमेंटम स्टॉक से भी आप एक बार ये लिस्ट देखिए। इसमें देखिए, एक तो रिको ऑटो, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है 17%, इनफैक्ट जो ऑटो एंसिलरी है इसमें ये, फिर ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज़ ये करीब 11% चल रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है सिमी? इस तरफ काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ कैश में चल रहे हैं काउंटर्स। हाँ मिहिर, रिको ऑटो में तो पूरा मतलब हम लोग का पोजीशन भी है 44 का लेवल से हम लोग पकड़ के रखा है, और अभी भी ये स्टॉक 76 के आसपास एक अभी सर्किट दिया था, अभी थोड़े टाइम के लिए सर्किट खुला है, पर वापस मुझे लगता है कि 80-82 कोई भी रेंज पे ये जाएगा, और बेचने का एक्चुअली हम लोग का कोई टारगेट है भी नहीं, होल्ड ही कर रही हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखेंगे। ऑलरेडी 2 साल हो गया है और भी रखेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और रहा सवाल ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज़ के, तो मैं ये कहूँगी कि ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज़ में मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट 64 से 65 का रेंज के ऊपर आना चाहिए था, आ चुका है। आज क्या मालूम नहीं आज कितना भाव है, पर 64-65 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। अगर उस ब्रेकआउट को ये स्टॉक होल्ड करेगा तो इसमें 70 से 72 का नेक्स्ट टारगेट आ रहा है, जो कि इसका रिसेंट पास पे एक रेजिस्टेंस है, रिसेंट पास में इसी लेवल के आसपास ही इसने टॉप बनाया है, तो वही इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। 70 से 72 एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आज अंतिम बाजी की हमने शुरुआत की थी बजाज कॉर्प से, ये करीब अभी 5% ऊपर आ चुका है नंबर्स के बाद, वॉल्यूम के साथ चल रहा है, अब ये 5% ऊपर आया है। इसके अलग अलग सेगमेंट में आपको देखना होगा, ये शेयर एक तो मोमेंटम दिखा रहा है, दूसरा अभी एक रुका हुआ शेयर हमने ग्लेनमार्क पूछा था सिमी से, सिमी के रिकमेंडेशन में वो शेयर अब चलने लगा है, ये 680 के ऊपर आ गया, ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। एक शेयर मैं आपको और दिखा के वापस फाइनल बेट पे लेके जाऊंगा, वो है कुठारी पेट्रो, ये करीब 20% के सर्किट पर लॉक हुआ। आज मिहिर हमने 12 बजे शेयर के बारे में डिस्कस किया और ये 20% के सर्किट पर लॉक हो गया, और आज का टारगेट जो 28 रुपये का था वो हिट भी हुआ है, जो कि एक कॉल थी। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं फाइनल बेट क्या है।
चलिए बताइए रजत। बिल्कुल, एक काउंटर स्पेसिफिक मूव मार्केट्स पे है और ऑन मोबाइल ग्लोबल पे नजर रखनी होगी क्योंकि ये स्टॉक निचले सिरों से पलट रहा है साफ तौर पे। इनफैक्ट डेली चार्ट्स पे रिवर्सल और एक जोन था 63-65 का लेवल जिसको इसने सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया, 74 इंपॉर्टेंट लेवल, और इसके ऊपर तो मंथली चार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि 10, 20 और 50 ये तमाम एवरेजेस के ऊपर आगे ट्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे इसने 73-74 का लेवल निकाला तो अब मंथली 3 मंथ की गिरावट भी आज थम गई और उस चार्ट पे भी रिवर्सल है। डिलीवरी वॉल्यूम्स 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 51% की है और जैसे मैंने कहा कि 52 हफ्ते के निचले स्तर से एक पुल बैक देना स्टॉक में इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स होना साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का संकेत बनाता है। ब्रेकआउट चार्ट है, डेली चार्ट्स के हिसाब से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है वीकली और मंथली चार्ट्स के हिसाब से, तो उसको आप रडार पर रख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा वो होगा 78 का, उसके बाद 200 दिन की जो औसत है लगभग 84 के आसपास बैठती है, तो यहां तक का पोटेंशियल है। और पोटेंशियल इसलिए भी क्योंकि अपने हायर लेवल से बहुत स्ट्रांगली यहां पर टूट चुका है। अक्टूबर 2016 में लगभग 126 का लेवल था, फिलहाल 74 के जोन्स यहां पर कोट हो रहे हैं, तो तेजी पकड़ सकता है। पहला टारगेट आप 78-79 के जोन्स पे रखें, उसके बाद 84 तक के टारगेट्स के लिए उसको अपने रडार पर रख सकते हैं। बिल्कुल, तो इस पर नजर रखिएगा। अच्छा मूव करीब 6.5% ऊपर 74.55 के लेवल पर ये ट्रेड करते हुए। अब एक बार फिर से लौटते हैं मार्केट में। ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छा खासा मोमेंटम है। कोठारी पेट्रो की अभी भी बात की थी डिम्पी ने। हेमंत, चलते चलते क्विकली चेन्नई पेट्रो पर आपकी राय क्या है आज जिस तरह का मूव ये देख रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट अच्छा ऐड हुआ है मीर। मैं आज चेन्नई पेट्रो का डेटा बहुत ध्यान से देख रहा था और वॉल्यूम मेरे ख्याल जो डिम्पी हमेशा मार्क करते हैं, कल इनके स्टॉक वॉल्यूम स्टॉक में आएगा ये। बट मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रूशियल जोन पे है 395 के। अगर ये 395 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही नेक्स्ट मूव जाता है 420 तक। हालांकि बिकॉज स्टॉक का मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है तो मैं 380 का स्टॉप लॉस से हर डिप पे लेने की बात करूंगा, बट मेरे हिसाब से इट शुड क्लोज अबव 395, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 395 के ऊपर अगर बंद होता है तो इट्स अ वेरी गुड बाय टू गो टेक। ठीक है, तो एक अच्छी और कॉल मिली है कैश की, इस पे आप और भी ध्यान रख सकते हैं, चेन्नई पेट्रो पे भी। शुक्रिया आपका हेमंत आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इस भी चालू वाले कॉन्ट्रैक्ट था, आप देखिए ये एकदम से टूटा है, 7% की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है और ये दिन के निचले स्तर भी है और विद द वॉल्यूम है और ये शेयर तो हो सकता है शायद इसमें पुल बैक वापिस ही नहीं आए, ये डीप भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी से इसके अंदर कूदेगा नहीं। अभी ये थोड़ा सा सेटल होना चाहिए, कोशिश तो आज छोड़ ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये 23 रुपये भी नीचे आ चुका है, 7-7.5% की गिरावट है। एक बार सीमित जल्दी से अब इसका चार्ट देखिए जरा आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये कितना डीप हो सकती है ये गिरावट। देखिए डिम्पी, जितना करेक्शन इसमें आया है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देख रही हो, 365 के आसपास का हाई बनाया था और ये स्टॉक अभी 300 का लेवल भी तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट जो टारगेट आ रहा है वो 288 के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक आगे जाके 292 से 288 के बीच में जाके सेटल करेगा। ओवरऑल एक अच्छा ब्रेकडाउन आया है। 320-15 का लेवल तोड़ देना इसके लिए ठीक नहीं था क्योंकि वही पे इसका बेस बन रहा था। लगातार 2 महीने में मैं देख रही हूँ कि 320 के से 15 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, अब वो सपोर्ट टूट गया है तो थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बीच मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मयूरेश, मार्केट खैर बंद होने में चलिए 20-22 मिनट का समय ही बाकी है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मोमेंटम अच्छा रहा, मार्केट में होल्ड किया निफ्टी ने क्रिटिकल लेवल्स को। हाँ ज़रूर, अब वो 32,000 नहीं हो पाया सेंसेक्स पे, लेकिन व्यू अभी भी आपका अग्रेसिव है क्या, बुलिश है, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आई थिंक अगर किसी का उलझान मीडियम और लॉन्ग टर्म है तो मार्केट्स पे व्यू मेरा बुलिश ही रहेगा। हालांकि आई थिंक जो एक्शन करनी पड़ेगी, आई थिंक वो स्टॉक्स स्पेसिफिक करनी पड़ेगी, सेक्टर्स देख के आई थिंक स्टॉक्स चुन के बॉटम अप अप्रोच अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक इवन दिस मार्केट ऑफर्स यू गुड अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। ठीक है, अच्छा मयूरेश, ये सीमेंट कंपनीज पर आपका व्यू क्या है? अभी आप देखिए इंडिया सीमेंट एकदम से ऊपर आ रहा है, एसीसी के अंदर ऑलमोस्ट डे हाई पे कामकाज कर रहा है और कुछ छोटी कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें अंबुजा सीमेंट को, हालांकि बड़ी कंपनी लेकिन इसमें भी 2% का मूव आ चुका है। इन पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है सभी सीमेंट कंपनीज पे? नहीं, जनरली आई थिंक लंबा आउटलुक तो पॉजिटिव ही रहेगा। कहीं ना कहीं ये क्वार्टर के हम नतीजे अगर देखें तो थोड़ी आई थिंक दबाव शायद रियलाइजेशंस पे देखने मिले। वॉल्यूम ग्रोथ अगेन आई थिंक शुड बी क्वाइट स्ट्रांग गोइंग फॉरवर्ड,
तो मुझे लगता है आई थिंक दो चुनिंदा कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। रैमको सीमेंट जो ईस्ट और साउथ से ऑपरेट करता है, मेरे ख्याल से तुम जो कैश फ्लोज थ्रो करते हैं अराउंड 700-800 ऑड करोड़ एनुअलाइज बेसिस पे, जो इनकी कैपेसिटी है 16.5 मिलियन टन्स की, आई थिंक दैट शुड होल्ड इन गुड स्टेड। ईवी पर टन के हिसाब से आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, बट ए प्रीमियम वैल्यूएशंस आई थिंक कैन बी जस्टिफाइड। दूसरा आई थिंक जेके सीमेंट, व्हाइट सीमेंट में आई थिंक एक लीडरशिप पोजीशन है डोमेस्टिक ऑपरेशंस में। व्हाइट सीमेंट के रियलाइजेशंस आर मच बेटर देन ग्रे सीमेंट, और जैसे वॉल्यूम ग्रोथ की हम अपेक्षा करते हैं कंपनी से, आई थिंक इवन दिस स्टॉक कैन बी लुक्ड एट ऑन डिक्लाइन। सो डिक्लाइंस पे आई थिंक रैमको एंड जेके सीमेंट इज समथिंग दैट आई प्रेफर। इस बीच एक बार मार्केट की ब्रेथ को देखते हैं। थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखिए मिड कैप में और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और जो दिन का हाई है उसके पास इस समय ये ट्रेड करते हुए 18,220 के लेवल के आसपास। और सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखिए जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 925 के आसपास है, जबकि नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 630 के आसपास देखने को मिल रही है। BSE पर भी जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें बढ़त वाले काउंटर्स आगे हैं, और 1400 से ज़्यादा काउंटर्स हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1200 से भी कम है। आज यूरोप की ओपनिंग जिस तरह की, ये निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन है स्क्रीन पर, आज यूरोप की ओपनिंग जिस तरह की हुई थी अगर आप देखें तो यहाँ से संकेत ठीक ही थे, पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा था अक्रॉस द इंडाइसेस यूरोपियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें। एंड देन अगर हम यूएस फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ से भी एटलीस्ट कोई नेगेटिव ट्रिगर सो फार मार्केट के लिए नहीं है। ऐसे में अब ये ज़रूरी हो जाता है कि कल मार्केट में आप ट्रेड क्या कर सकते हैं और स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। BTST कॉल्स एक बार देखते हैं। साक्षी हैं हमारे साथ। साक्षी बताइए, सेटअप तो अच्छा है, कल के लिए क्या है BTST कॉल्स? इनफैक्ट ऑल बुलिश कॉल्स आई हैव टुडे, क्योंकि सेटअप काफ़ी अच्छा है, ट्रिगर्स भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। खासतौर पर स्पेसिफिक सेक्टर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर हैज़ बीन द विनर, और वहाँ से भी काफ़ी कॉल्स आई हैं। पहली कॉल ONGC पर है, खरीदारी की सलाह है विकास सालुंके की तरफ से। निर्मल बैंक से हमने बात की, 172 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, और नीचे में हम सपोर्ट 158 के लेवल्स पर ले सकते हैं। इसके अलावा मिंडा कॉर्प उन्हें अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर BTST ट्रेड रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से 132 के टारगेट्स के लिए, 118 का हम नीचे में सपोर्ट ले सकते हैं। साथ ही लवली शर्मा से हमने बातचीत की, उन्होंने ये एक और स्पेस है जो आज बस कर रहा है, जो है टेलीकॉम इंफ्रा स्पेस का। भारतीय इंफ्राटेल को चुना है इस स्पेस में से उन्होंने, खरीदारी के लिए 432 के टारगेट्स बताए हैं, 409 का हम सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। साथ ही इंडियाबुल्स हाउसिंग पर इनकी बुलिश बेट है 1132 के टारगेट्स के लिए, और 1099 पर हम सपोर्ट नीचे में ले सकते हैं। अजीत मिश्रा की तरफ से आखिरी दो कॉल्स, ये भी BTST कॉल्स ही हैं। भारत फाइनेंशियल पर ये बेट कर रहे हैं, 800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी हम कर सकते हैं, 750 का नीचे में सपोर्ट लेना है। साथ ही वोल्टास पर खरीदारी की इनकी राय है, 482 के टारगेट्स आप ध्यान में रखिए, 467 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है, वोल्टास होगा, एक बार इस पर आप जरूर ध्यान रखिए। वैसे भी ट्रेडर्स फैंसी शेयर है, 482 का टारगेट आप इस पर रख के एक बार सौदा खड़ा कर सकते हैं। एक और शेयर है जो बाजार के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा था और इसकी उम्मीद थी कि आज चलेगा भी, लेकिन आज चला नहीं, वो है HDFC लिमिटेड। ब्रजेश, आज HDFC लिमिटेड को क्या हो गया? आज ये फ्लैट ही खड़ा है, बाजार 98 को होल्ड तो कर रहा है, लेकिन इसका पार्टिसिपेशन आज आया नहीं। क्या करना चाहिए इसको? क्या BTST इसको भी कर सकते हैं क्या? कि मेरी कंसोलिडेशन कर रहा है ये चार्ट पर, नीचे में 1610, 1605, ऊपर में 1660, 1670 के बीच में। तो ये तो अच्छे साइन है कि अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है और पार्टिसिपेशन नहीं है, और सेक्टरल पार्टिसिपेशन हो रहा है, जैसे कि आज ऑयल एंड गैस की तरफ से पार्टिसिपेशन हुआ है, सो इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि जब अगर निफ्टी को 9900 के ऊपर जाना है या 10,000 के ऊपर जाना है, तो सेक्टोरियल चर्न अगर होगा तभी ये ऊपर जाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है, BTST ना रखें इसमें। अगर आप निवेश बतौर काम करें एक स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के अनुसार, तो 605 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और कोई डिप आता है तो आप उसका स्टॉप लॉस लेके चलिए, क्योंकि इट्स अ हेल्दी साइन। एंड आई थिंक एक 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि ये 1660, 1670 का जो लेवल है वो क्रॉस होता हुआ दिखेगा, और 1710 तक ये जा सकता है चार्ट के अनुसार। बिल्कुल। इस बीच एक बार एविएशन स्टॉक्स को देख लेते हैं। जेट, इंडिगो, स्पाइस, इसमें इस समय सर्च देखने को मिल रहा है। आज खबरें भी थी, ओरिजिनल कनेक्टिविटी स्कीम का जो दूसरा हिस्सा है उसे लेकर खबरें थी, लेकिन इस समय बाइंग देखने को मिल रही है। तीनों ही स्टॉक्स को अगर आप देखें, जेट, इंडिगो और स्पाइस जेट, ये पूरे दिन जिस तरह का स्ट्रक्चर था, अब देखिए इंडिगो इनफैक्ट देखते देखते 3% से ज़्यादा का मुंह दिखा रहा है, और स्पाइस जेट 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। सिमी, इंडिगो पर ये जो मूव है उसे एक्सटेंड होता आप देख रही हैं क्या? 3.25% ऊपर है इसमें।
जी बिल्कुल, ओवरऑल मिहिर चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें करेक्शन आया था, आज ये वापस रिकवरी में है और जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो इसका जो रिसेंट हाइज है 1268 1274 ये रेंज क्रॉस करके आगे निकलेगा तो ये 1310 तक जाके 1310 का जो टारगेट मैंने दिया है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कल परसों ही आ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम जो है ये मेंटेन्ड होगा। रहा सवाल जेट के, तो मुझे लगता है कि 600 के ऊपर अच्छी तरीक़ा से ये स्टॉक मेंटेन करने का भी कोशिश कर रहा है। आगे 625 से 640 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का। और रहा सवाल स्पाइस जेट के, तो मुझे लगता है कि स्पाइस जेट करंट लेवल पर भी अगर कोई पोर्टफोलियो में 1-1.5 साल के लिए होल्ड करता है, रखने का इच्छा प्रकाश करता है तो ठीक है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अगर पोर्टफोलियो में रखेंगे तो। अभी ना मिहिर आपको ग्लोबल डाटा दिखा रहे थे और साथ ही एडवांस डिक्लाइन भी दिखा है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा इसी सेटअप में, वह बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी दिन भर लाल निशान में था। अभी एक मात्र ऐसा मौका है जब बैंक निफ्टी के अंदर मिहिर वापस तेजी आई है और ये 0.5% ऊपर है। आज दिन भर इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन लास्ट में जाते आते ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ सरकारी बैंकों में वापस शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्लोजिंग के समय अगर बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर जाए और 23,700 जो कि आज का एक बड़ा पड़ाव है उस पर आके क्लोज करे तो ये मीनिंग रखता है। खैर ये कल का दिन फिर से देखना होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स में कैसे बड़ा मूव आता है। जी हाँ बिल्कुल, कल देखना होगा बैंकिंग स्टॉक्स में क्या मूव आता है। लेकिन हाँ, आज ये ज़रूर है कि क्योंकि ये चले स्टॉक्स, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल जो इंडेक्स का मूव था ना, इंडेक्स का लेवल जो था वो डिफेंड भी हो गया। और एक चीज़ जो अच्छी आज के ट्रेड में अब तक देखने को मिली है कि कल आपको याद होगा जो क्लोजिंग का आखिरी आधा घंटा 45 मिनट थे, इंडेक्स ठीक था अपने लेवल पे, लेकिन नीचे ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी माल दिया गया था, मार्केट में सप्लाई थी। आज एटलीस्ट अभी तक ये इंडिकेशन नहीं है, लेकिन वो देखना होगा एक बार क्लोजिंग हो जाने के बाद। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड था उससे तो ये लग रहा है कि एटलीस्ट सप्लाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पॉकेट्स में चर्निंग कुछ हद तक हो रही है। सिमी क्विकली कल के लिए कोई ट्रेड आप रेकमेंड करेंगे क्या? 33 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी इन ऑल प्रोबेबिलिटी 9800 के ऊपर क्लोज होने वाला है। एक तो मिहिर, पहले तो एक बता दूं मिहिर, जब 2 बजे का शो था तब डिम्पी को मैंने निफ्टी का इंट्राडे का कॉल दिया था और 9825 का पहला टारगेट दिया था। सिर्फ मैंने ही इंट्राडे में बाई कॉल दिया था निफ्टी का और मेरा फर्स्ट टारगेट हासिल करने वाला है निफ्टी। और मैंने टाटा ग्लोबल का बाई कॉल दिया था। टाटा ग्लोबल भी डे हाई के आसपास ही बंद करने का कोशिश कर रहा है। 175 फर्स्ट टारगेट था और 177 सेकंड टारगेट था। हो सकता है दोनों टारगेट आज तो अचीव नहीं होगा, 175 के आसपास तो आ ही चुका है। मैं सब फ्यूचर्स का ही लेवल दे रही हूँ क्योंकि फ्यूचर्स का ही लेवल दिया था उस समय। बायोकॉन में मैंने टारगेट दिया था 368 और 375 का 368 का टारगेट बायोकॉन हासिल कर चुका है। तो 2 बजे 2-3 ट्रेड मेरे से गया था, वो तीनों ही हासिल कर चुका है। और बैंक निफ्टी में भी हम लोग बुलिश ही थे। ओवरऑल जो टारगेट्स दिया था, हाँ बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रख रहे थे, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, पर जो टारगेट्स था उसी के आसपास आने वाला है। बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम दिया है। बस मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि टाटा ग्लोबल और बायोकॉन में पैसा बन रहा है तो कल तक कैरी किया जा सकता है। अच्छा ब्रेकआउट्स भी है चार्ट्स। ठीक है सिमी, आपके टारगेट सेट हो रहे हैं और अच्छी बात है। और निवेशकों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा कर देता हूँ, आपने अच्छे हमको ये ट्रेडिंग कॉल्स दी हैं और फ़ायदा भी हो रहा है, ये अच्छी बात है। और ये उम्मीद करते हैं सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। टाटा ग्लोबल आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इस बीच ना आपको मैं कुछ ऐसे शेयर्स भी दिखा रहा हूँ जिनमें अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें आप देखिए अजंता फार्मा, एक माइंड ट्री, ये शेयर अभी भी दिन के निचले स्तरों पर है। इसमें किसी तरह की कोई रिकवरी इन शेयर्स में नहीं देखने को मिल रही है। कई दिनों से चलने वाला शेयर सुजलोन आज पिट गया, आज ये भी करीब 1.5% नीचे है। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर नुकसान है और टोरेंट फार्मा, ये शेयर भी करीब 1% ऊपर नीचे है। ये सभी शेयर्स कल थोड़ा बहुत मोमेंटम में थे, लेकिन आज या तो टूट गए या तो इनमें किसी तरह का कोई भी पुल बैक नहीं देखने को मिल रहा है। गुरांग, ये फार्मा में आप कुछ ट्रेड लेना चाहेंगे अभी? हालांकि इनके नंबर्स अभी दूर है, लेकिन पिछले क्वार्टर में और इस बार के क्वार्टर में थोड़ा सा फर्क ये हो गया है कि इतनी मार खा चुके हैं फार्मा जिनके पास भी था, अब उनको उस मार का फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब कितना तोड़ेंगे आप फार्मा को ये तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 300-300 रुपये टूटे हैं एक शेयर, जो 800-900 रुपये का हुआ करता था। नैटको फार्मा, ऑरबिंदो, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, स्ट्राइड, साशुन, सभी पर हमारी कवर है।
के लिए भी जिक्र करा थे, ख्याल से यहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं है कि सभी स्टॉक्स जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हैं वहाँ पर नतीजों के आधार पर एक आपको बेहतरीन रुझान देखने मिलेगा, क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग तकलीफों से जूझ रही है। जी चलिए, इस बीच निफ्टी बैंक जो कि आज टुवर्ड्स क्लोजिंग अभी हमने इसकी बात भी की, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये ना सिर्फ अपने हाई के पास क्लोज होने जा रहा है, लेकिन अब इंट्राडे लो जो इसका हिट हुआ था, जो वहाँ से अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ बंद होने की तैयारी में। इस समय देखिए अपने पीक पर ये क्लोजिंग देने की तैयारी में, दैट्स अ गुड साइन। SBI करीब 1.5% ऊपर है, PNB करीब 2% ऊपर, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं क्लोजिंग में जिस तरह का मोमेंटम जनरेट हुआ है। और दूसरा एक जो आउट परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है वो है मिड कैप स्पेस पर या फिर मिड कैप इंडेक्स पर। इसे ये भी अपने दिन के हाई लेवल के आसपास ही बंद होने की तैयारी है। इसमें आप देखिए बायोकॉन को, ये ना सिर्फ टॉप गेनर है, ये जो स्टॉक्स चले हैं ना अच्छे मोमेंटम के साथ, वो देखिए अपने हाई लेवल्स के पास ही क्लोजिंग की तैयारी में है। बायोकॉन 14% ऊपर 368 के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी में। NCC है, ये करीब 6.5% ऊपर है क्लोजिंग देने की तैयारी में। अब ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। इंडिगो हमने देखा अभी स्पॉट देखने को मिला है यहाँ पर, तो ये जो टॉप 3 काउंटर्स हैं इसमें अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। PNB हाउसिंग है जो कि करीब 3% ऊपर क्लोजिंग की तैयारी में। ब्रिजेश, बायोकॉन पर आज जिस तरह का मूव है ऑलमोस्ट 14% ऊपर बंद होने जा रहा है 368 के आसपास। आप क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट टेकिंग की सलाह देंगे यहाँ पर या फिर कैरी करना चाहेंगे ट्रेड आगे? देखिए, इसको 2 वे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर किसी को अगर बाइंग करनी है तो मौजूदा स्तर पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, या थोड़ा डीप आता है समवेयर ऑन 360 362 के आसपास में आता है तब भी आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 345, लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ अगेन 390 टू 400 ऑड लेवल। और अगर किसी ने पहले से बाइंग कर रखी है तो थोड़ा जरूर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मैं दूंगा, बट उसके लिए फिर भी वही कहूँगा कि 345 350 के आसपास का अच्छा बेस है, आप उसका ट्रेलिंग स्टॉप लगा के चलें। मोमेंटम बरकरार है। ओवरऑल अगर मैं डेली या वीकली चार्ट्स देखता हूं तो स्टिल दे आर इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जैसे मैंने बताया 390 से 400 तक के लेवल देखने को मिलते हैं। और अगर किसी का व्यू थोड़ा सा 6 महीने से 9 महीने का लेके चलते हैं तो चार्ट के अनुसार फिर वो लगभग 450 से 460 तक के लेवल चार्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये वही सभी शेयर्स हैं जो आज बढ़त में थे। उसमें जैसे मिहिर कह भी रहे थे कि एक तो बायोकॉन है, मैं कुछ एक और शेयर बताऊं, सिंटेक्स ये 13% है, शुरुआत 9% से हुई थी। चेन्नई पेट्रो ये अब 9% है, ये भी अंतिम बाजी के दौरान ही बहुत बड़ा। 2 बजे ही हमने आपको NCC दिया था, हेमंत की कॉल थी और उन्होंने कहा था कि ये शेयर चलेगा, ध्यान रखिए। इस शेयर के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन मिहिर TCS इस समय नहीं चल रहा, ये ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पे आज क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। ये ठीक नंबर से पहले, यानी कि कल हालांकि बाजार बंद होने के बाद आएंगे, कल का दिन भी देखना होगा, लेकिन आज पार्टिसिपेशन TCS की तरफ से बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए, दबाव आपको TCS पर देखने को मिला है। एक बार टाटा मोटर्स को देख लेते हैं, क्योंकि इनके बिक्री के आंकड़े आए हैं और जो जून में इनकी टोटल बिक्री है वो ग्लोबल होलसेल सेल्स जो हैं इसकी वो ऑलमोस्ट 2% ड्रॉप यहाँ पर इसने देखा है। 91,000 के नीचे इनफैक्ट इनके ग्लोबल होलसेल सेल्स रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। 90,966 यूनिट टू बी प्रिसाइज इनके सेल रहे हैं, लेकिन जो होलसेल बिक्री है कंपनी की वो करीब 2% गिरी। हालांकि इससे पहले जब हमने रिटेल डेटा देखा था तो उसमें JLR का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन इसी जो रिसेंट हमने अपमूव देखा है गौरांग टाटा मोटर्स पर, उसे आप एक्सटेंड होता देख रहे हैं या फिर इन लेवल्स के आसपास आकर जो टिपिकली हिस्टोरिकली हमने देखा है ये टेपर ऑफ हो जाएगा? मीर, हमारा लंबा टारगेट 2 है, एक तो 440 का और दूसरा एक तो 540 का और दूसरा 580 का। और जहाँ तक हमारा अनुमान है JLR के बिक्री के आंकड़े और भी बेहतर होंगे आने वाले समय में। Tiazio, Zest जो नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं हैचबैक हाई एंड में या फिर कॉम्पैक्ट सेडन हाई एंड में या फिर SUV के रूप में हेक्सा, वहाँ पर आने वाले समय में आपको ट्रैक्शन दिखेगा बेहतर के लिए। LM और HCV में भी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लॉन्चेस होंगे उसको लेकर के बिक्री बढ़ेगी। और ऑफ कोर्स डिफेंस एक बहुत बड़ा ज़रिया है टाटा मोटर्स के लिए, जिसके फलस्वरूप आपको नतीजों में और भी बेहतर सुधार आता हुआ दिखेगा।
ठीक है, वैसे कहा जाता है कि एविएशन और तेल कंपनीज एक साथ इकट्ठी नहीं चलती, लेकिन आज का दिन ऐसा ही है। एविएशन और तेल कंपनीज दोनों ही इकट्ठी चल रही हैं, दोनों का संबंध क्रूड से है, एक के लिए फायदा एक के लिए नुकसान बनता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऑयल एंड गैस और एविएशन दोनों ही इकट्ठे चल रहे हैं। दो शेयर भी आपको दिखा दूं, एक HPCL, ये शेयर करीब 5% ऊपर है, इंडिगो करीब 3% ऊपर है। खबर अभी आपने अमीर ने आपको बताई है कि ये फेज 2 जो उड़ान स्कीम है उसका फायदा अब इन कंपनीज को और भी मिल सकता है। एक बार HPCL पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज सुबह हमको आदित्य अग्रवाल की तरफ से मिली कॉल थी, फायदा भी हुआ निवेशकों को। मयूरेश, आपके रिकमेंडेशन क्या है? OMCs डिम्पी मेरे ख्याल से होल्ड करनी चाहिए। हालांकि HPCL एक बहुत बड़ा केपेक्स कर रहा है 50-55 हज़ार करोड़ का, क्योंकि जो मार्केटिंग या रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ हैं ये उनको आई थिंक एक्सपैंड करनी है। बट लार्जली आई थिंक जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं यहाँ पे सुधार देखने मिलेगा और वहाँ पे आई थिंक कंजर्वेटिव अर्निंग्स बढ़ेगी। बट विद इन द होल पैक मुझे लगता है आई थिंक जो IOC का एक बिजनेस मॉडल है ये आई थिंक सबसे बेहतर है, क्योंकि एन्यूटी भी है इसमें, थोड़े पेटकेम के रियलाइजेशंस भी आते हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेल्स आर क्वाइट लार्जर, अराउंड 90 MT इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। जो रिफाइनिंग थ्रूपुट है ये 55 MT के आसपास होना चाहिए, और जो इन्होंने प्रारंभिक फैसिलिटी की है कमीशन, वो फुली कमीशन हो जाएगी FIT में, जिसकी वजह से इनके GRMs भी काफ़ी बेहतर होंगे। तो आई थिंक OMCs पे पॉजिटिव व्यू रहेगा, बट हर एक डिक्लाइन पे विद इन OMCs मेरे ख्याल से आई थिंक IOC इज समथिंग दैट वी रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट। इस पीछे एक खबर आपको और बता दें, अरुणाचल प्रदेश को शराब बैन से बाहर किया गया है, और इस पे बैन नहीं होगा तो इस पे बैन से बाहर कर दिया गया। हालांकि जो शहर के अंदर से जाने वाली रोड है वो तो नहीं होंगी, वो तो पहले से हाईवे पे है, उससे इसको बाहर किया गया है हाईवे से। जो अंदर की जो सड़कें थी उन पे तो पहले से आज रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी हमको मिली है कि हाईवे से अरुणाचल प्रदेश में जो बैन था वो हटा लिया गया, वो उस बैन में नहीं आते हैं। खैर अरुणाचल प्रदेश अगर आप लेकर कंपनीज का पोर्टफोलियो देखें तो वेटेज के लिहाज से उतना तवज्जो रखता भी नहीं है, मतलब उतने बड़े पैमाने पर वहाँ से उनके लिए कोई बिक्री आती नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ी खबर यह है कि जो हाईवे बैन था उसमें अरुणाचल प्रदेश को उससे एग्जेम्प्ट किया गया है। हाईवे पर जो शराब बैन लगा हुआ है उसमें से अरुणाचल प्रदेश में एग्जेम्पशन दिया गया है। लिकर स्टॉक्स वैसे भी चल ही रहे हैं आज, एक बार देख लेते हैं क्लोजिंग सेटअप क्या है मार्केट के लिए। 71 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स 31,819 के आसपास। हालांकि आज इसने जो हाई हिट किया था वो 31,865 का था, यानी उस समय जो 32,000 का आंकड़ा था उससे जो फासला था सेंसेक्स का वो barely 150 पॉइंट या उससे थोड़ा कम का था। निफ्टी 32 पॉइंट ऊपर 9818 के लेवल पर बंद होने की तैयारी में, अपने हाई के आसपास ही। मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब 0.25% ऊपर यानी 132 अंकों की तेज़ी के साथ 18,230 के आसपास बंद होने की तैयारी में है। और निफ्टी बैंक ये भी आधे % ऊपर यानी ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ 23,711 के आसपास बंद होने की तैयारी कर रहा है। स्मॉल कैप में भी हमने अच्छा रुझान देखा है, ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ अच्छा देखने को मिला है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होने की तैयारी में, यानी 15,900 के आसपास BSE का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो बंद होने जा रहा है। और कुछ एक स्टॉक्स जिस पर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था उनको देख लेते हैं। आज के जो स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जहां पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, इसमें देखिए शंकरा बिल्डकॉन था, सिंटेक्स, सास्केन कम्युनिकेशन, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है, मोमेंटम देखने को मिला है। साथ ही हुडको आज का सुपर परफॉर्मर 15% का मूव यहाँ पर रहा है। PTC इंडिया इस पर 11% का मूव देखने को मिला है। बोडल केमिकल्स है जो कि करीब 8.25% ऊपर 187 के आसपास का मूव देते हुए। और कुछ काउंटर्स देख लेते हैं जिस पर बहुत हेवी मोमेंटम था। इसमें ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। रिको ऑटो स्टैंपिंग्स, इन सारे ही स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव था। रिको ऑटो इनफैक्ट टॉप गेनर स्पेस का करीब 17% ऊपर ये बंद होने की तैयारी में। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, राणे इंजन वर्ल्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को आप कैरी भी कर सकते हैं, सिमी कैरी के 70 की रेंज में आ जाएगा। आज लीकर शेयर्स का फायदा तो खैर मिल ही रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट 2700 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने हैं, ध्यान रखिएगा। तिलक नगर इंडस्ट्रीज करीब 12% ऊपर आके बंद हो रहा है। ग्लोबल स्पिरिट भी करीब 4% की बढ़त के साथ है। आज कुछ फार्मा कंपनीज भी चल रही हैं, लेकिन बड़ी फार्मा कंपनीज को भी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, छोटी फार्मा कंपनीज अच्छा मूव दे रही हैं। ब्लिस GVS, कैप्लिन पॉइंट्स है इसके अंदर, बाल फार्मा है इसके अंदर, बायोकॉन के अंदर आज खैर अलग खबर की वजह से 14% का राइज आया, लेकिन अच्छी है। लेकिन जो बड़ी फार्मा कंपनीज जिसके हम नाम आपके सामने रख रहे हैं, इन सब के अंदर आप देखिए दबाव है। आज टोरेंट फार्मा टूट गया, अजंता के अंदर नुकसान था, अलेम्बिक, जुबलेंट लाइफ, ये आज शेयर भी अच्छे चले। NCC तो हमने 2 बजे आपके सामने रखा था, तब 93 था, अब 95 पे बंद हो रहा है, 6.5% ऊपर। सुनील हाईटेक
इसके अलावा सुप्रीम इंफ्रा के अंदर भी आज अच्छा मूव देखने को मिला। चेन्नई पेट्रो, कोठारी पेट्रो, कुछ पेट्रो बेस्ड कंपनीज हैं, आज चल गई। MRPL भी करीब 3.5% ऊपर गया। और आज का हैवीवेट जंबो जेट जिसे कह सकते हैं ONGC, वो भी चला, ये करीब 2% चला, हालांकि हाई बना था इसका 165 से ऊपर का। निफ्टी की आज की क्लोजिंग 9822, सेंसेक्स 31,820 पे क्लोज कर गया है और ये रिकॉर्ड स्तरों पे भी आज की क्लोजिंग। पहली बार निफ्टी 9800 के ऊपर बंद हुआ है और सेंसेक्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पर, क्लोजिंग बेसिस पर अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुआ है। 31,820 पर सेंसेक्स बंद होते हुए और निफ्टी 9,822 पर। पहली बार 9800 के पार की क्लोजिंग निफ्टी पर देखने को मिली है और सेंसेक्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद होते हुए 31,820 के लेवल पर। तो डेफिनेटली एक अच्छी क्लोजिंग। और आखिरी जो चरण था मार्केट का उसमें हमने देखा बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिया, या फिर ये कहा जा सकता है कि पार्टिसिपेट किया, इंडेक्स में अच्छा सपोर्ट दिया इन्होंने। इंडेक्स वाइज आप देख सकते हैं तो निफ्टी बैंक आधे % ऊपर बंद होते हुए, ऑटो स्टॉक्स में ठीक रुझान था, फार्मा ठीक था, लेकिन IT थोड़ा नेगेटिव हो गया। TCS ने एक तरीके से ड्रैग कर दिया, कल जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे पहले आज क्लोजिंग आवर में TCS ने ड्रैग किया IT इंडेक्स को। लेकिन मेटल, FMCG, रियलिटी, अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेशन, ऑयल एंड गैस आज का हैवी परफॉर्मर यहाँ पर, और हैवी स्टॉक्स चले हैं यहाँ पर, अच्छे वेटेज वाले स्टॉक्स चले हैं। तो ये करीब 1.5% ऊपर बंद होते हुए। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप ब्रिजेश? देखिए मीर जी, अगर लास्ट वीक की बात है जब निफ्टी 9,650 था तब भी आपका यही क्वेश्चन था कि क्या कहेंगे विजय जी आप, तभी मैंने यही कहा था कि जो बुल है वो इंटैक्ट रहेगा, 52 वीक हाई आपको टूटते हुए दिखेंगे। और मैंने नवंबर के आसपास मुझे लगता है कि निफ्टी 10,400 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक या मंडे ट्यूसडे तक हो सकता है निफ्टी एक बार 9,920 या 9,940 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखे। हमें तो हमारा काम ही है ब्रिजेश ये पूछना, अगली बार हम ये पूछेंगे कि क्या आप नहीं कहेंगे वो पूछ लेंगे। चलिए मयूरेश, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सिमी आपका भी शुक्रिया, कुरांग आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या किया जाए, इंडेक्स पे शुक्रिया आपका आज बताने के लिए। चलिए तो अंतिमबाजी को यही रोक रहे हैं, लेकिन यही 3 दिन लगातार रिकॉर्ड। पहले दिन टेक्निकल ग्लिच का बड़ा रिकॉर्ड, दूसरे दिन 9800 दिखा, आज 9800 के ऊपर की क्लोजिंग। तो कल उम्मीद करते हैं कि नया रिकॉर्ड और बन जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर, देखते हैं मार्केट में क्या होता है, लेकिन सेटअप अच्छा है, कम से कम नेगेटिव नहीं है। आज FIs का डेटा देखना होगा कैसा था, कल दोनों तरफ से बाइंग थी FIs और DIIs। अंतिमबाजी को ही खत्म करते हैं। नमस्कार।